रेबीज वायरस का शेप एक बुलेट की तरह होता है। ये एक रैप्डोविरिडी फैमिली का मेंबर है और ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। इस वायरस की लेंथ लगभग 180 नैनोमीटर और विड्थ करीब 75 नैनोमीटर होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहर प्रेजेंट होता है एनवलप, देन मैट्रिक्स यानी एम प्रोटीन, उसके अंदर प्रेजेंट होता है आरएनए जीनोम और आरएनए जीनोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन जो आरएनए के साथ मिलकर न्यूक्लियो कैप्सिड बनाते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड के साथ फॉस्फोप्रोटीन यानी पी प्रोटीन और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यानी एल प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स मिलकर रेबीज वायरस का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेबीज वायरस के दो इंपॉर्टेंट एंटीजेंस होते हैं। पहला है ग्लाइकोप्रोटीन जी एंटीजन जो वायरस के एनवलप पे प्रेजेंट होते हैं। ये होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और वायरस को सेल के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है न्यूक्लियोप्रोटीन एन एंटीजन जो वायरस के आरएनए के साथ एसोसिएटेड होते हैं और ये न्यूक्लियोकैप्सिड का एक पार्ट है। ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेबीज वायरस का ट्रांसमिशन सबसे कॉमनली इन्फेक्टेड डॉग के बाइट के थ्रू होता है। जब इन्फेक्टेड एनिमल बाइट करते हैं तो उनके सलाइवा में मौजूद वायरस वुंड के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाते हैं। कुछ केसेस में इन्फेक्टेड सलाइवा का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। एरोसोल ट्रांसमिशन बहुत ही रेयर होता है और ज्यादातर लेबोरेटरी या स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन में देखा जाता है। रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड मोस्टली 20 से 90 डेज तक होता है। ये बाइट की लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर बाइट हेड या नेक के पास होती है तो वायरस जल्दी ब्रेन तक पहुंचता है तो इंक्यूबेशन पीरियड कम हो सकता है, लेकिन अगर बाइट हाथ या पैर पे हो तो वायरस को ब्रेन तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है तो इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा हो सकता है। तो अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। रेबीज इन्फेक्शन की शुरुआत इन्फेक्टेड एनिमल की बाइट से होती है। बाइट के टाइम वायरस बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और सबसे पहले बाइट साइट की स्केलेटल मसल टिश्यू तक पहुंच जाते हैं। यहाँ वायरस मसल सेल के अंदर एंटर करते हैं और अपने आरएनए को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देते हैं। वायरस अपने आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से नए वायरल जीनोम्स बनाना शुरू करते हैं। रेप्लिकेशन के बाद वायरस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ मूव करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर रेबीज वायरस निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और मोटर नर्व एंडिंग में एंटर कर जाते हैं। न्यूरॉन के अंदर पहुंचते ही वायरस डायनियन प्रोटीन की हेल्प से रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के जरिए सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ट्रैवल करते हैं। इनकी मूवमेंट स्पीड ऑलमोस्ट 3 मिलीमीटर पर आवर होती है। वायरस सबसे पहले डॉर्सल रूट गैंग्लिया और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं जहां ये फर्दर रेप्लिकेशन करते हैं। इसके बाद वायरस ब्रेन में स्प्रेड हो जाते हैं और एक्सटेंसिव रेप्लिकेशन करते हैं। ब्रेन में रेबीज वायरस पर्टिकुलरली लिम्बिक सिस्टम, हिपोकैम्पस और ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करते हैं जिससे न्यूरोनल डिसफंक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से पेशेंट में रेबीज की कैरेक्टरिस्टिक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। ब्रेन में एक्सटेंसिव रेप्लिकेशन के बाद वायरस सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड के जरिए पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू बॉडी के अलग अलग टिश्यू तक पहुंचते हैं। वायरस इवेंचुअली सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंचकर वहां रेप्लिकेट करते हैं और सलाइवा में शेड होने लगते हैं। इसके साथ ही वायरस कॉर्निया, स्किन और अदर पेरिफेरल टिश्यूज में भी स्प्रेड हो सकते हैं। सलाइवा में वायरस की प्रेजेंस ही इन्फेक्शन को अगले होस्ट तक ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब बात करते हैं रेबीज के क्लिनिकल फीचर्स की। इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद पेशेंट रेबीज की पहले क्लिनिकल स्टेज यानी प्रोड्रोमल फेज में एंटर करता है। प्रोड्रोमल फेज आमतौर पर 2 से 10 दिन तक रहता है। इस टाइम पेशेंट में फीवर, हेडेक, फटीग और मसल पेन जैसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। बाइट साइट पर टिंगलिंग, इचिंग, पेन भी देखा जा सकता है जो रेबीज के एक इम्पॉर्टेंट अर्ली साइन माने जाते हैं। जैसे ही रेबीज वायरस सीएनएस को अफेक्ट करता है, पेशेंट एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज में एंटर करते हैं और ये फेज आमतौर पे 2 से 7 दिन तक रहते हैं।
इस फेज में रेबीज दो फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकती है। पहली है फ्यूरियस रेबीज जो लगभग 80% केसेस में देखा जाता है, और दूसरी है डम या पैरालिटिक रेबीज जो 20% केसेस में देखा जाता है। सबसे पहले फ्यूरियस रेबीज के क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। इस फॉर्म में पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, एंशियस और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है, एग्रेशन बढ़ता है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, कंफ्यूजन और हेलुसिनेशन भी डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही पेशेंट में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है और फीवर भी डेवलप हो सकता है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की वजह से सलाइवरी ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाती हैं, जिससे पेशेंट में बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है। साथ ही गले की मसल्स में स्पैज्म होने की वजह से पेशेंट सलाइवा को निगल नहीं पाता, उसे बहुत प्रॉब्लम होती है और इस वजह से सलाइवा मुंह में जमा होने लगता है और पेशेंट के मुंह के आसपास झाग या फोम दिखाई देने लगते हैं। फ्यूरियस रेबीज की सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हाइड्रोफोबिया। इस कंडीशन में पेशेंट को प्यास तो लगती है, लेकिन जैसे ही वो पानी पीने की कोशिश करता है, गले और फेरिंजियल मसल्स में सीवियर पेनफुल स्पैज्म शुरू हो जाता है। इस स्पैज्म की वजह से पानी पीना, उसको निगलना काफी पेनफुल और बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे पेशेंट पानी पीने से डरने लगता है और पानी को सोचकर या देखकर भी घबराहट महसूस होती है, और इसी कंडीशन को हम हाइड्रोफोबिया यानी फियर ऑफ वाटर कहते हैं। एरोफोबिया भी फ्यूरियस रेबीज का एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। इस कंडीशन में पेशेंट को हवा से डर और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। जैसे ही हवा पेशेंट के चेहरे या गले तक पहुंचती है, थ्रोट और फेरिंजियल मसल्स में स्पैज्म होता है। इस स्पैज्म की वजह से पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है और वो हवा से बचने की कोशिश करता है, और इसी कंडीशन को एरोफोबिया कहते हैं। अब बात करते हैं डम या पैरालिटिक रेबीज की, जो लगभग 20% केसेस में देखा जाता है। इसमें शुरुआत बाइट वाली जगह के आसपास मसल वीकनेस से होती है। धीरे धीरे ये वीकनेस बढ़ती जाती है और फ्लैसिड पैरालिसिस यानी मसल्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। टाइम के साथ ये पैरालिसिस बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल सकती है, जिससे पेशेंट को चलने फिरने और नॉर्मल एक्टिविटीज करने में काफी दिक्कत होती है। जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ती है, मसल्स की स्ट्रेंथ लगातार कम हो जाती है और पैरालिसिस और भी सीवियर हो सकती है। एडवांस स्टेज में रेस्पिरेटरी मसल्स भी अफेक्ट हो सकती हैं, जिससे पेशेंट को सांस लेने में काफी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि इस फॉर्म में फ्यूरियस रेबीज वाले खास सिम्टम्स जैसे हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन, हाइड्रोफोबिया, एरोफ्लोबिया ये सब नहीं होते हैं, इसलिए डम या पैरालिटिक रेबीज को पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो रेबीज का अगर इलाज सिम्टम अपीयर होने से पहले ना किया जाए तो डिजीज रैपिडली प्रोग्रेस करती है। एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज के बाद पेशेंट कोमा में चला जाता है और इसके बाद रेस्पिरेटरी फेलियर डेवलप हो सकता है और आखिर में पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसी वजह से सिम्टोमेटिक रेबीज को लगभग 100% फेटल माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि रेबीज की डायग्नोसिस कैसे होती है, कौन से सैंपल कलेक्ट किया जाता है, डॉग बाइट के बाद तुरंत क्या करना चाहिए, इसकी वैक्सीन के बारे में, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।